अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से खैरियत से हूँ। अच्छा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टाइप कास्टिंग। अब ये जो टाइप कास्टिंग से ऊपर के जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने पिछली वीडियोस में कवर कर लिए। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इसी वीडियो के मैं आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। उस प्लेलिस्ट पे जाएं और इससे पिछले की जितनी भी वीडियोस हैं उनको एक्सेस करें ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आ सके। और पिछली जितनी भी वीडियोस हैं वो बिल्कुल बिगिनर प्रोग्रामर्स के लिए, कोई मैंने उसमें बहुत डिटेल से हर चीज़ बताई हुई है। तो जो भी बिगिनर प्रोग्रामर देखेगा उसको इंशाल्लाह आराम से और इजीली समझ आ जाएंगे कंसेप्ट्स। तो अच्छा, कल हमने यहाँ पर आके एंड किया था और यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग का। अब टाइप कास्टिंग होती क्या है जनरली? तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा कंपाइलर पे चलता हूँ। टाइप कास्टिंग का मतलब है टाइप कास्टिंग का मतलब है कि एक टाइप कास्टिंग का मतलब है कि किसी वेरिएबल को एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। एक वेरिएबल को एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। अब डाटा टाइप क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है ये मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो वो देख लें। फिर भी मैं एक दफ़ा हल्का सा गो थ्रू दे देता हूँ। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो अपने अंदर एक वैल्यू स्टोर करती है, जो भी हमें प्रोग्राम में उसकी ज़रूरत होती है। और डाटा टाइप वो होती है जो उस वैल्यू की टाइप बताती है कि यार ये वेरिएबल अपने अंदर इंटीजर स्टोर करेगा, कैरेक्टर स्टोर करेगा, फ्लोट स्टोर करेगा, क्या चीज़ स्टोर करेगा। तो मैंने उसी वीडियो में आपको तरीका भी बताया था वेरिएबल डिक्लेयर करने का। तो वेरिएबल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लिखते हैं। कोई सी भी डाटा टाइप हो सकती है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ्लोट ले लेता हूँ, फ्लोट एक्स। तो अब इस मेमोरी में एक्स नाम के लिए एक जगह उन्होंने सेव कर दी। उन्हें पता है कि इसमें फ्लोट टाइप की हम चीज़ स्टोर कराएंगे। तो एक्स नाम से एक जगह है जिसके अंदर क्या स्टोर होगा? फ्लोट टाइप की एक एंट्री स्टोर होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने यूज़र को कहता हूँ कि एंटर आ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, मैंने अपने यूज़र को क्या कहा कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दो। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है पॉइंट्स में। एक तो होल नंबर्स होते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5। तो इसी तरह जो पॉइंट्स में नंबर होते हैं जैसे 1.5 2.5 2.3 2.1, इस तरह इन पॉइंट्स को स्टोर करने के लिए फ्लोट डाटा टाइप यूज़ होती है। और जो होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर में स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, तो मैं यूज़र को कह रहा हूँ कि एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और उसको मैं स्टोर किस में करा रहा हूँ? एक्स में। क्यों? ज़ाहिर सी बात है एक्स में स्टोर कर रहा हूँ क्योंकि एक्स मैंने वेरिएबल बनाया फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट टाइप का, जो फ्लोटिंग पॉइंट सेव करेगा अपने अंदर। अब इस फ्लोट को अगर मैं आपको कहूँ कि इसको मैं इंट में चेंज कर सकता हूँ, तो है ना मज़े की बात कि यार आपको ज़रूरत बीच में प्रोग्राम में आपकी आधी जगह पर, मतलब कि एक ही वेरिएबल है, उसको आपने पहले एज अ फ्लोट यूज़ किया और नीचे आप उसको एज अ इंट भी यूज़ कर सकते हो दूसरे वेरिएबल बनाने के बजाय। लेकिन वो सिर्फ एक स्टेटमेंट के लिए होगा, स्पेसिफिक स्टेटमेंट के लिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि यार आप एक बिलिंग सिस्टम बनाना चाह रहे हो, बिलिंग सिस्टम, तो कि जिसमें आप प्राइसेस एंटर करो और वो आपको बिल निकाल के दिखा दे। अब प्राइस अक्सर जनरली क्या होता है कि जो मार्केट में आप जाते हो कि सुपर मार्केट्स में, उसमें अगर एक चीज़ उठा के उसका वो क्यूआर कोड स्कैन करते तो उसकी प्राइस आ जाती है। मिसाल अगर मैं आपको 50 वाले या 60 वाले लेस की बात करूँ तो उसकी प्राइस क्या होती होगी? 59.25 या 60.3। तो अब आप उसको पैसे तो 60 देते हो, अब वो 0.3 तो दे नहीं सकते। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार बिल में भी वो चीज़ ना आए, बिल में भी मेरे पास सीधा सीधा क्या चीज़ आए कि पॉइंट्स पॉइंट्स वो सारी चीज़ें प्लस करके आखिर में मुझे जवाब पॉइंट में ना दिखाए, मुझे एक होल नंबर दिखाए जवाब। यानी अगर जवाब निकला है कि यार एक बंदे ने 500.60 RS की शॉपिंग की है, यानी 500 रुपया और 60 पैसे की उसने शॉपिंग की है, तो अब 60 पैसे तो मुझे दे नहीं सकता। तो फिर मैं बोलूँगा चलो मुझे बिल में भी दिखा दो 500 रुपये, 60 पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि सबसे पहले तो कैलकुलेशन फ्लोट में हुई, फ्लोट में उसने पॉइंट सारे प्लस किए, लेकिन उसने एंड में जवाब क्या दिखाया? इंट में दिखाया। तो ये उसी वेरिएबल को उसने टाइप कास्ट किया। अब ये होता कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अभी अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो ये प्रोग्राम क्या करता है? एक एक्स टाइप का एक वेरिएबल बनाता है जो फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर करता है। एक्स नाम है वेरिएबल का। सबसे पहले ये प्रोग्राम क्या करेगा? यूज़र को दिखाएगा कि यार एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंटर करो।
और उस जो भी यूज़र एंटर करेगा वो स्टोर करा देगा ये एक्स में स्टोर करा देगा, और जो वैल्यू उसने एंटर की होगी वो दिखा देगा उसको आउटपुट। अब सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम चलाता हूँ, फिर आपको टाइप कास्ट करके भी दिखाता हूँ इस प्रोग्राम में एक्स को, ताकि आपको चेंज वाज़े नज़र आ जाए। अच्छा, ये मैंने किया, इसको ठीक हो गया। एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, सबसे पहले सी आउट मैंने यही लिखा था, एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो यहाँ पे भी मेरे पास वही आ रहा है, एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये आगे नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि वेट कर रहा है मेरा कि मैं कोई भी इसको वैल्यू एंटर करूँ ताकि वो एक्स में स्टोर कराए। इसने सी इन स्टेटमेंट आगे देख लिया, इसको पता है यूज़र अब कुछ इनपुट करेगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो मैं एंटर कर देता हूँ 5.6, तो इसने मुझे जवाब भी वही 5.6 दिखा दिया, जवाब भी इसने मुझे 5.6 दिखा दिया। क्यों? क्योंकि ये एक फ्लोट पॉइंट का वेरिएबल था, उसमें मैंने 5.6 स्टोर कराया, और फिर मैंने सी आउट करा ली एक्स की वैल्यू कि एक्स के अंदर जो भी हो मुझे सी आउट करके दिखा दो। लेकिन अब मैं चाहता ये हूँ कि ये जो जो भी आया है ना मेरे पास आउटपुट, ये इंट की फॉर्म में है, पॉइंट के बाद वाला वो मुझे शो ही ना कराए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि यार सी आउट स्टेटमेंट के लिए, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 7 के लिए मैं अपने एक्स को एज आ इसको बोलूँ कि यार तुम एज ए इंटीजर बिहेव करो, तुम क्या करो, एज ए इंटीजर बिहेव करो स्टेटमेंट नंबर 7 के लिए। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 7 में ही मैं अपना आउटपुट करा रहा हूँ। ठीक है, तो इनपुट तो वो फ्लोट में ले लेगा, लेकिन स्टेटमेंट नंबर 7 के लिए वो अपने आप को इंटीजर बना लेगा, इंटीजर का बिहेवियर करेगा। तो इसको बनाने का आसान तरीका ये है कि इंट लिखें और उसके अंदर पेस्ट, इंट लिख के ब्रैकेट लिख के वेरिएबल का नाम पेस्ट करा दें, यानी कि अब ये एक्स जो है ये इंटीजर टाइप का हो गया है सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 7 के लिए, पूरे प्रोग्राम के लिए ये नहीं हुआ अभी। अगर यानी कि ये सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 7 के लिए इसने अपना टाइप चेंज किया इंटीजर का। अब अगर मैं रन करूं इस प्रोग्राम को, अब मैं रन करता हूं, तो ये देखिए अब ये मुझे क्या शो करा रहा है, अब ये मुझे शो करा रहा है जो इधर मैंने लिखा हुआ है सी आउट एंटर अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये वेट कर रहा है कोई नंबर दूँ इसको मैं। अब अगर इसको मैं दूँ 5.3, तो ये देखिए अब इसने मुझे सिर्फ 5 से आउटपुट कराया। ऐसे क्यों? क्योंकि मैंने सी आउट में इसकी टाइप को कास्ट कर दिया इंटीजर में। लेकिन ये सिर्फ इसी स्टेटमेंट के लिए हुआ है, ये मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ इसी स्टेटमेंट के लिए हुआ है। इसी के नीचे अगर मैं एक दफ़ा फिर एक्स को सी आउट कराता हूँ ना, मैं एक दफ़ा फिर एक्स को सी आउट कराता हूँ, एक मैं सी आउट करा देता हूँ खाली लाइन, ताकि इन दोनों पहले एक वैल्यू आए, फिर खाली लाइन आए, फिर दूसरी वैल्यू आए, ताकि आपको फ़र्क वाज़े समझ आ जाए एक लाइन के गैप से। एंड एल, अगर मैं एंड एल का मतलब होता है कि यार एक लाइन छोड़ दो, सी आउट एंड एल यानी कि एक लाइन छोड़ दो और फिर उससे अगली लाइन में मैंने कहा है एक्स को। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो एक्स है ये सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 7 के लिए इसने अपनी टाइप चेंज की है। दोबारा अगर मैं एक्स को बगैर टाइप कास्ट किए वो करूँगा ना, आउटपुट करूँगा, तो वो फिर फ्लोट की तरह बिहेवियर करेगा। क्यों? क्योंकि वो है ही फ्लोट। अब स्टेटमेंट नंबर 9 के लिए उसको मैंने नहीं कहा अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए, मैंने उसको सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 7 के लिए कहा था अपना बिहेवियर चेंज करो। स्टेटमेंट नंबर 7 के लिए वो सिर्फ एज अ इंट एक्ट कर रहा है, बाकी सब के लिए वो एज अ फ्लोट एक्ट कर रहा है। अभी अगर इसको मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो देखते हैं क्या होता है। रन हो गया ये प्रोग्राम। अब ये वेट कर रहा है मेरे से, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मांग रहा है, तो मैं कहता हूँ 5.3। अब ये देखें, पहले इसने मुझे 5 शो कराया, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट नंबर 7 के लिए इसने एज अ इंटीजर एक्ट किया। फिर इसने एक लाइन छोड़ी जो कि मैंने सी आउट एंड लगाया था, तो इसलिए अगली लाइन में आया। और फिर इसने जब सी आउट एक्स दिखाया तो फिर इसने 5.3 दिखाया। ये 5.3 इसने इसलिए दिखाया क्योंकि ओवरऑल तो फ्लोट एक्स जो है वो फ्लोट में ही है, वो तो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 7 के लिए एक्स जो है वो इंटीजर बना था। ओवरऑल वो अभी भी फ्लोट है, इससे नीचे में जितने भी काम करूँगा वो एज अ फ्लोट ही रहेगा। जब तक मैं उसको खुद नहीं कहता कि तुम इंटीजर की तरह एक्ट करो, वो फ्लोट ही एक्ट करेगा। स्टेटमेंट नंबर 7 में मैंने उसको खुद कहा है कि तुम इंटीजर की तरह एक्ट करो, तो इसलिए वो इंटीजर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको टाइप कास्टिंग समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है। अच्छा, फिर आ जाती है टाइप कास्टिंग। मैंने आपको बताया कि क्या होती है। एक टाइप कास्ट होती है जो क्या नाम है, एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में ख़ुद को चेंज करना। अब मैंने जो आपको टाइप कास्टिंग दिखाई थी ना,
अब टाइप कास्टिंग की भी फिर दो टाइप्स आती हैं, एक होती है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, ये मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का मतलब है कि ऑटोमेटिकली वेरिएबल अपनी टाइप चेंज कर ले, वेरिएबल ऑटोमेटिकली अपनी टाइप चेंज कर ले, आप उसको खुद ना बताओ, खुद ना बताओ, जैसे मैंने इधर खुद बताया ना, खुद ना बताओ और वो अपनी टाइप चेंज कर ले, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और जिस तरह ये मैंने कहा है, अगर आप खुद बताओगे कि यार इस स्टेटमेंट के लिए तू खुद चेंज हो, तब उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, तब उसको क्या कहते हैं एक्सप्लिसिट। अब ये वाली जो टाइप कास्टिंग थी ये एक्सप्लिसिट मैंने आपको समझाई है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको सिखाता हूँ, अब मैं आपको ये यहाँ से सिखाता हूँ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती क्या है, फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले कह रहा है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली कन्वर्ट, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। सपोज अ वेरिएबल क्यू इज अ डिक्लेयर्ड ऑफ टाइप फ्लोट एंड द फॉलोइंग कैलकुलेशन इज टू बी परफॉर्म, क्यू इज इक्वल टू 15/6। अच्छा, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कह रहा है कि अगर एक क्यू है वेरिएबल और वो टाइप फ्लोट का वो हुआ है, तो जब व्हेन दिस इंटीजर डिवीजन इज परफॉर्म द, अच्छा रुके मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर, अच्छा मैं आपको इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक तो वो एग्जांपल है ना, मैं आपको एक अपनी एग्जांपल देता हूँ। एक वेरिएबल है, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था कि एक इंटीजर को, क्या किया था हमने, एक इंटीजर को नहीं, एक फ्लोट को, हमने एक फ्लोट को, पहले हमने क्या किया था, एक फ्लोट को इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया था एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट के लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं बनाता हूँ एक्स इंटीजर के नाम से, और अब उसको मैं कहता हूँ सी आउट एंटर, एंटर ए एन इंटीजर, ठीक हो गया। और जो भी वो एंटर करेगा वो मैं स्टोर करा देता हूँ एक्स के अंदर। अब यहाँ तक भी बात समझ आ गई। अब मैं सी आउट क्या कराता हूँ, अब मैं सी आउट अगर कराऊँ एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, अच्छा बाय द वे ये मल्टीप्लाई का साइन है, चले मैं प्लस कर देता हूँ एक्स प्लस 2। तो अब इससे क्या होगा, जो भी यूज़र जो भी एंटर करेगा, एंटर यूज़र जो भी एंटर करेगा, हमें ये उसमें +2 करके दिखा देगा। ठीक है, यूज़र जो भी चीज़ एंटर करेगा हमें ये +2 करके दिखा देगा उसको। समझ आ गई बात, फिर बता देता हूँ। अब इसको अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा देखते हैं, इसको अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा देखते हैं। अच्छा इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, ये हमें कह रहा है कि एंटर एन इंटीजर, क्यों, क्योंकि ये लाइन नंबर 5 इसे कह रही है कि एंटर एन इंटीजर सबसे पहले बताना है, फिर सी एन एक्स। अच्छा इसको मैं देता हूँ 5, तो ऑब्वियसली यही हुआ कि x+2 इसने हमें क्या दिखा दिया, इसने हमें दिखा दिया 7, जो भी हमें बताया उसने। अच्छा अब मैं चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि अपने x को मैं टाइप कास्ट करूँ, क्या करूँ, अपने x को मैं इम्प्लिसिटली टाइप कास्ट करूँ। पिछली बार तो मैंने फ्लोट को एक्सप्लिसिट उसको बताया था ना कि इंट फॉर्म, इस दफ़ा मैं बताऊंगा भी नहीं कि इंट, यानी कि इसको मैं नहीं बताऊंगा कि तुम फ्लोट पॉइंट में फ्लोट में हो जाओ, एक्स को फिर भी एक्स फ्लोट में हो जाएगा। अब ऐसे क्यों होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अगर तो मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू 2.5, एक्स प्लस 2.5, तो अब इसका क्या मतलब है कि जो भी x आएगा उसके अंदर 2.5 प्लस कर दो। लेकिन आपका सवाल तो ये होगा कि यार x तो एक इंटीजर है, तो वो 2.5 प्लस तो कर देगा, लेकिन आपको सी आउट तो फिर भी वो यानी कि अगर 5 हम एंटर करेंगे तो जवाब 7 आएगा, 7.5 नहीं आएगा। आप कहेंगे 7 इसलिए आएगा क्योंकि x जो है वो int टाइप का वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इम्प्लिसिटली वो खुद ही समझ गया है कि अब मैंने एक फ्लोट से प्लस होना है तो मुझे अपनी टाइप भी फ्लोट करनी पड़ेगी। इम्प्लिसिटली x अपने आप को भी फ्लोट कर देगा और जवाब हमें 2.5 प्लस करने पे अगर हम 5 देंगे तो हमें 7.5 दिखाएगा। अब यह मैं आपको करके दिखाता हूँ।
अब अगर इसको मैं दूँ एंटर एन इंटीजर 5, तो इसने मुझे ये देखे 7.5 दिखाया है, इसने मुझे क्या दिखाया है 7.5। हालांकि x तो इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो x क्या है इंटीजर टाइप का है, लेकिन इसने मुझे अभी भी क्या दिखाया 7.5 दिखाया। तो ये जो होता है ये कैलकुलेशन करने पे इसने अपनी टाइप इम्प्लिसिटली इसको खुद ही समझ आ गई कि मैंने चेंज होना है फ्लोट में, तो इसने खुद को ही खुद चेंज कर दिया फ्लोट में और हमें जवाब फ्लोट में दिखा दिया। तो अब हमने दो किस्म की टाइप कास्टिंग पढ़ ली। अब हमने क्या कर लिया, दो किस्म की टाइप कास्टिंग पढ़ ली। एक हमने पढ़ ली इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है, जब वेरिएबल को खुद समझ आ जाए कि अब मैंने अपना टाइप चेंज करनी है, वेरिएबल को खुद समझ आ जाए, हम उसको ना भी बताएं कि तुम अपनी टाइप चेंज कर लो, चेंज कर लेगा इम्प्लिसिटली खुद ही। एक्सप्लिसिटली क्या होता है कि हमें उसको बताना है कि यार तुम इस स्टेटमेंट के लिए तुम्हारा बिहेवियर ये होना चाहिए, बाकायदा हम बताते हैं लिख के उसको, इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो टाइप कास्टिंग उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये जो बुक में लिखा है ये एक दफ़ा फिर भी पढ़ लेना, आपको बहुत आसानी से इंशाल्लाह समझ आएगी। आप पढ़ोगे आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी, अगर आपको मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी है तो। फिर आ जाता है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग। इनपुट और आउटपुट हैंडलिंग, तो ये आ जाता है सी आउट स्टेटमेंट। तो सी आउट स्टेटमेंट तो मैंने आपको बताई हुई है कि क्या होती है, तो इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में बताई और आपको पता भी है। सी एन स्टेटमेंट का भी मैंने आपको बताया हुआ है और आपको पता है कि यार सी एन स्टेटमेंट क्या होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियोज़ जाके देख लें। और ये जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये जितनी भी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, या फिर भी पढ़ लें, आपको इंशाल्लाह फिर इजीली समझ आ जाएगा। और जो मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, वो मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो मैं अब दोबारा नहीं चाहता कि इस पर मैं और ज़्यादा टाइम लगाऊं। ठीक है, तो हम सीधा यहाँ से शुरू करते हैं। द गेट करेक्टर ई गेट एस एंड पोस्ट पुट एस फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ है, सबसे पहले है गेट करेक्टर फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन हमें इन्होंने क्या पढ़ाया हुआ है, गेट करेक्टर फंक्शन। अब देखते हैं गेट करेक्टर फंक्शन करता क्या है। ठीक हो गया, अब मैं देखता हूँ गेट करेक्टर फंक्शन करता क्या। अच्छा, एंटर एन इंटीजर, मैं वेरिएबल हटा देता हूँ, सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यार एक एंटर एन इंटीजर, ये प्रोग्राम आपके हिसाब से क्या करेगा अगर मैं इसको रन करूँ। ये ले मैंने रन किया, इसने मुझे सिंपली दिखा दिया एंटर एंड इंटीजर। क्यों, क्योंकि मैंने सी आउट के अंदर लिखा होता है एंटर एंड इंटीजर इन्वर्टेड कॉमा में, तो इसने मुझे वही मैसेज प्रिंट करके दिखा दिया। अब आप बोलोगे यार कम ऑन यार, ये तो हमें पता है, बच्चे थोड़ी हैं पीछे देख के। यार मुझे पता है बच्चे नहीं हो यार, लेकिन लाइक हो गया हो तुम, लेकिन समझो बात, मैंने समझानी है। अच्छा अभी दोबारा सुनो, अगर मैं इसको ऐसे करूँ यहाँ तक, तो इसने मुझे सिंपल क्या दिखा दिया, एंटर एंड इंटीजर। और ये जब तक मैंने क्रॉस नहीं किया ये बंद नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ गेट करेक्टर, गेट सी एच और दो ब्रैकेट्स और ये, यानी मैं चाहता हूँ कि इस स्टेटमेंट के बाद वो इस फंक्शन को चलाए। ठीक है, तो जैसे ये फंक्शन करता है कि इस फंक्शन के नाम से ज़ाहिर है गेट करेक्टर, ये करेक्टर का वेट कर रहा होता है कि बस ये कीबोर्ड से एक करेक्टर दबाए तो ये फंक्शन ख़त्म हो जाता है। इस यानी कि कहीं भी अगर आप चाहते हैं ना कि यूज़र जब तक कुछ प्रेस ना करे, जिस तरह आपने बहुत जगहों पे देखा होगा कि जब आप कोई गेम खेलते हैं या कुछ भी खेलते हैं तो शुरू में आता है प्रेस एनी की, तो वो उसने गेट करेक्टर लगाया होता है। वो बस आपको देखता है कि यार कोई भी बंदे की प्रेस करे तो गेम आगे चल जाए, तो उधर उन्होंने गेट करेक्टर फंक्शन लगाया होता है। तो आपके कीबोर्ड में कोई भी की है वो सारी, हर एक की एक ना एक करेक्टर है। जैसे स्पेस एक करेक्टर है, जेड एक करेक्टर, एक्स एक, तो आप कोई भी की दबाते हो तो वो चलने लग जाता है। क्यों, क्योंकि वो एक करेक्टर का वेट कर रहा होता है जो कि उसको मिल जाता है। अब मैं ये देखता हूँ, अब इसको अगर मैं रन करूँ तो देखते हैं क्या होगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे बताएगा कि गेट करेक्टर वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। ये इसने मुझे क्यों किया, ये इस वजह से किया क्योंकि ये जो है ये कोनियो की लाइब्रेरी में पड़ा होता है। तो सबसे पहले तो मुझे वो इंक्लूड करानी पड़ेगी। अब लाइब्रेरी क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले सारा बताया हुआ है। ठीक है, तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर लें। अच्छा ये देखें, ये उसकी और आपको एक और एग्जांपल मिल गई कि यार जब तक मैं लाइब्रेरी एंटर नहीं करूँगा, हेडर फाइल एंटर नहीं करूँगा, तब तक मैं उसका कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं कर सकता। अब मैंने कोनियो को इंक्लूड कराया तो अब मैं इसके जितने भी फंक्शन हैं जिनमें से एक गेट करेक्टर है उन सबको यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, अब इनको अगर मैं रन करूँ तो क्या होगा। अच्छा रुकें, कोनियो डॉट एच है मेरे ख्याल से इस लाइब्रेरी का नाम, हाँ कोनियो डॉट एच। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक हो गया,
अब ये चल गया प्रोग्राम। अब इसको मैंने 5 दिया, अब मैंने इसको 5 जैसे ही दिया प्रोग्राम ख़त्म हो गया। देख रहे हैं आप, मैंने कुछ भी दबाऊंगा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। अब ये देखें, एंटर एन इंटीजर के बाद ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, ठीक है, ये रुका हुआ है, आगे नहीं जा रहा। हालांकि कोई सी एन स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी ये रुका हुआ है, आगे नहीं जा रहा। कोई भी सी एन स्टेटमेंट ना होने के बावजूद भी ये रुका हुआ है और आगे नहीं जा रहा। ऐसे क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसके बाद हमने गेट करेक्टर लगाया हुआ है। तो मैं कोई भी अभी बटन दबाऊंगा ना, अभी देखिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं दबाया, तो मैं कोई भी बटन दबाऊंगा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मैंने ये कोई बटन दबा दिया, ये देखें प्रोग्राम ख़त्म, प्रोसेस एग्जिस्टेड। तो गेट करेक्टर का बस सिर्फ ये काम होता है कि वो एक करेक्टर का वेट कर रहा होता है, जैसे उसको करेक्टर मिल जाता है। इसके आगे अब मैंने कुछ लिखा नहीं था, ठीक है, इसके आगे अच्छा अगर मैं कहता हूँ कि प्रेस अ की, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं गेट करेक्टर लगाता हूँ और फिर मैं कहता हूँ यू प्रेस्ड की, ठीक है, यू हैव प्रेस्ड की कह देता हूँ कि आपने की दबा दी है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि उसने की दबाई है? क्यों? क्योंकि गेट, जाहिर सी बात है, पहले तो वो ये लाइन रन करेगा, इस लाइन के बाद वो तब तक आगे नहीं जाएगा जब तक वो कोई की ना दबाए। तो जैसे ही वो की दबा देगा ये गेट करेक्टर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ये अगली लाइन पे चला जाएगा। तो मुझे पता, मैं उसको दिखा दूंगा कि अच्छा हाँ तुमने तो की दबा दी। अच्छा अगर इस प्रोग्राम को मैं भी रन करूँ तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये देखें, मैं कहता हूँ प्रेस आ की, अब ये रुका हुआ है, इसको पता है उसने अभी तक की नहीं दबाई। क्यों? क्योंकि गेट करेक्टर फंक्शन को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो मैं एक की दबाता हूँ, ये देखिए उसने मुझे दिखा दिया कि यू हैव प्रेस्ड अ की, यानी आपने एक की दबाई है। तो ये काम है गेट करेक्टर फंक्शन का। फिर दूसरा एक फंक्शन है गेट करेक्टर ई फंक्शन। अब गेट करेक्टर ई फंक्शन में क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना फ़र्क है। गेट करेक्टर था फंक्शन, इस फंक्शन का नाम है गेट करेक्टर ई, जो लगा हुआ है इसका मतलब है एको। एको का क्या मतलब होता है? कि आपको अपनी चीज़ वापस सुनाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ इतना फ़र्क है कि वो क्या करता था, कोई भी हम की दबाते थे तो प्रोग्राम ख़त्म कर देता था। ये क्या करता है? ये भी वही चीज़ करता है कि कोई भी हम की दबाएंगे तो ये प्रोग्राम ख़त्म कर देगा, लेकिन हमने जो दबाया होगा ना ये वो स्क्रीन पे भी लिखा हुआ दिखा देगा। मसलन अगर पिछले गेट करेक्टर में मैं जे दबा रहा था तो उसमें मुझे लिखा हुआ नहीं नज़र आ रहा था जे, बस सीधा प्रोग्राम बंद हो रहा था। इसमें अगर मैं जे दबाऊंगा तो जे लिखा हुआ भी आएगा और प्रोग्राम भी बंद हो जाएगा। अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ये देखिए प्रेस किया ना, अब मैंने जे दबाया, ये देखिए जे लिखा हुआ भी आ गया, जे लिखा हुआ भी आ गया और उसने कहा यू हैव प्रेस्ड अ की। उसमें क्या था, मैं जे दबाता था, जे लिखा हुआ नहीं आता था, बस उसको पता चल जाता था कि यार इसने कोई भी की दबाई है और बस चल जाता था। इसको भी मैं कोई भी करेक्टर दूंगा तो ये चल जाएगा, लेकिन जो करेक्टर दूंगा वो मुझे लिखा हुआ यहाँ पे दिखाएगा, एको करके दिखाएगा। तो बस ये फ़र्क है इसमें गेट करेक्टर और गेट करेक्टर ई में। अच्छा अब और कौन कौन से फंक्शन है? अच्छा गेट करेक्टर हो गया, गेट करेक्टर ई हो गया, गेट करेक्टर ई फंक्शन भी हो गया। अगला अगला फंक्शन है गेट एस एंड पुट एस फंक्शन। These functions are used to handle input and output of character string. The getS function is used to input a string from the keyboard and putS function is used to display it on the screen. In C++ string are handled। अच्छा ठीक है। अच्छा बस आप ये भी फ़िलहाल के लिए समझ लो कि गेट एस क्या करता है। ये तो एक करेक्टर क्या करते थे कि एक करेक्टर लेते थे, गेट एस क्या करता है वो पूरी पूरी स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। और पुट एस क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। गेट एस फंक्शन, ठीक है, ये क्या करता है इन सी प्लस प्लस, ठीक है। गेट एस फंक्शन इन सी प्लस प्लस। अच्छा ये देखते हैं क्या कह रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्या करता था,
गेट करेक्टर फंक्शन, वो तो एक करेक्टर लेता था ना, और जैसे ही करेक्टर उसको मिलता था एंड हो जाता था। और गेट करेक्टर ई फंक्शन क्या करता था, वो भी एक करेक्टर लेता था और जैसे ही उसको करेक्टर मिलता था वो भी ख़त्म हो जाता था। लेकिन वो एक जो करेक्टर है वो क्या, वो उसको डिस्प्ले भी कराता था, ठीक है, वो उसको क्या करता था, डिस्प्ले भी कराता था। अब गेट एस फंक्शन क्या करता है, गेट एस फंक्शन एक स्ट्रिंग लेता है, कोई भी स्ट्रिंग लेता है, उससे मैं आपको बल्कि कंपाइलर में करके ही दिखा देता हूँ, मैं आपको कंपाइलर में करके ही दिखा देता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ गेट एस, यहाँ पे मैं कहता हूँ एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ इसको, एंटर अ स्ट्रिंग, यानी कि कोई लाइन लिखो, एंटर अ स्ट्रिंग, ठीक हो गया। और फिर मैं गेट एस फंक्शन लगा देता हूँ, और गेट एस फंक्शन में मैं क्या कहता हूँ, पहले तो मैं एक स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल बना लेता हूँ ना, स्ट्रिंग एस, ठीक है। वो जैसे ही कोई स्ट्रिंग एंटर करेगा तो मैं कह दूंगा एस के अंदर, और गेट गेट इसको मैं एस दे देता हूँ, इसने एस इसने गेट कर लिया, और पुट पुट एस फिर मैं क्या करता हूँ, इसको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अच्छा, अब आप मुझे पुट एस से एस को स्क्रीन पे, अच्छा आप मुझे बताओ ये प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा, ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये प्रोग्राम इस वजह से नहीं चलेगा क्योंकि गेट एस अरे लेता है, अरे अरे अभी तक मैंने आपको पढ़ा ही नहीं है, तो इस वजह से गेट एस फंक्शन और पुट एस फंक्शन को अभी आप सिंपल इतना समझ लें कि गेट एस फंक्शन एक अरे लेता है, जो भी उस अरे के अंदर लिखा होता है, यानी कि एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जो है ना वो एक करेक्टर अरे होती है। आप अरे को आप भूल जाए, यानी कि एक करेक्टर की एक लड़ी होती है, यानी करेक्टर से ही मिलकर बनी होती है ना स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग एक लाइन होगी तो उसमें एक एक करेक्टर होगा, तो ये वो लेते हैं और पुट एस उसको स्क्रीन पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो वो जब मैं आपको अरे पढ़ाऊंगा तो वो मैं आपको उसी में ही पढ़ा दूंगा, ये दो फंक्शन। तो ये भी हो गया। फिर आ जाता है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या चीज़ है, ठीक हो गया जी, ठीक। एस्केप सीक्वेंस होते हैं ये यहाँ पे, एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल कैरेक्टर यूज टू कंट्रोल द आउटपुट लुक ऑन आउटपुट डिवाइसेस। दीज करेक्टर आर यूजुअली नॉट प्रिंटर, दीज आर यूज्ड इनसाइड द आउटपुट स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब कहते हैं क्या, देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं ये ऐसे ख़ास किस्म के करेक्टर होते हैं, ऐसे ख़ास किस्म के जो आउटपुट की लुक को अच्छा करते हैं, आउटपुट की लुक को अच्छा करते हैं, और क्या करते हैं, आउटपुट की लुक को अच्छा करते हैं और ख़ुद प्रिंट नहीं होते। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ अब ये क्या कह रहा है। अगर मैं लिखूँ यूँ करके, माई नेम इज़ मीर, या मैं कहता हूँ माई नेम इज़ कोडेक्स, ठीक है, और अगली लाइन में मैं लिखता हूँ आई एम टीचिंग कंप्यूटर टू 12 क्लास, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ, तो आपके ख्याल से क्या आएगा, आपके ख्याल से आउटपुट क्या आएगा, आपके ख्याल से आउटपुट आएगा कि यार एक लाइन लिखी होगी माय नेम इज़ कोडेक्स, और फिर अगली लाइन लिखी होगी आई एम टीचिंग कंप्यूटर टू 12 क्लास। लेकिन मैं जो एक बारीक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बारीक चीज़ दिखाता हूँ, ये बारीक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। माई नेम इज़ कोडेक्स जहाँ से ख़त्म हुई वहीं से आई एम टीचिंग कंप्यूटर टू 12 क्लास शुरू हो गई। क्यों, क्योंकि इसको हमने ऐसा कुछ भी नहीं बताया कि इसके बाद लाइन छोड़ो, हमने इसको नहीं कहा था इसके बाद लाइन छोड़ो, तो इसने लाइन नहीं छोड़ी और उससे अगले से शुरू हो गया। तो यही जो हम आउटपुट की लुक, अब ये बहुत गंदा लग रहा था, तो अब इस आउटपुट की लुक को हम कैसे सही कर सकते हैं, लाइन छोड़ के। तो अब यही जो लाइन छोड़ने के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज़ होते हैं, स्पेस देने के लिए स्केप्स, तो इस तरह के बहुत से स्केप्स, स्केप सीक्वेंस याद रखना हमेशा बैक स्लैश से शुरू होते हैं, यानी ये दो लफ्ज़ का मजमूआ होते हैं। जैसे कि एक स्केप सीक्वेंस है लाइन छोड़ने के लिए बैक स्लैश एन, ठीक है, क्या स्केप सीक्वेंस है, बैक स्लैश एन, और ये तो फ्रंट स्लैश है, बैक स्लैश एन, ठीक है, ये एक स्केप सीक्वेंस है, ठीक है, ये क्या है, एक स्केप सीक्वेंस। अब ये इस तरह नहीं प्रिंट होगा माई नेम इज कोड एक्स बैक स्लैश एन और उसी लाइन क्या किसी, नहीं, ये प्रिंट होगा माई नेम इज कोड एक्स और बैक स्लैश एन। जब वो देखेगा वो बोलेगा अच्छा ये तो लाइन छोड़ने का क्या रहा है, और फिर वो कहेगा आई एम टीचिंग कंप्यूटर टू 12। अब देखते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें, देख रहे हैं।
अब माई नेम इज कोड एक्स के बाद बैक स्लैश एन का मतलब यही था कि लाइन छोड़ो। बैक स्लैश एन को उसने प्रिंट नहीं करना था, बैक स्लैश एन का मतलब यही था कि लाइन छोड़ो, तो उसने लाइन छोड़ी और अगली लाइन पे आ गया। ये किस वजह से हुआ है? बैक स्लैश एन लगाने की वजह से हुआ है। ये अगर मैं बैक स्लैश एन ना लगाता तो उसी अगली लाइन से शुरू हो जाना था। अच्छा, एक और स्केप सीक्वेंस है बैक स्लैश टी। ये क्या करता है? टैब, जैसे हम टैब नहीं देते एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान गैप। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये देखें, माई नेम इज कोडेक्स और इसने एक टैब दिया यहाँ पे इसने एक टैब दिया और फिर अगली लाइन से आगे इसने लिखवा दिया आई एम टीचिंग कंप्यूटर टू क्लास 12। तो ये होते हैं यार स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस वो होते हैं जो बैक स्लैश से शुरू होते हैं और आउटपुट की लुक को प्यारा बनाने के लिए यूज़ होते हैं। और क्या ये खुद प्रिंट नहीं होते, तो आउटपुट की लुक को प्यारा बनाते हैं और ये खुद प्रिंट नहीं होते। तो उम्मीद है यार आपको समझ आ गई होगी क्या कौन कौन से क्या होते हैं स्केप सीक्वेंस। अच्छा, ये कुछ कॉमन यूज स्केप सीक्वेंस हैं। बैक स्लैश बी है, बैक स्लैश एन है, बैक स्लैश आर है, बैक स्लैश टी है, डबल बैक स्लैश है, बैक स्लैश कॉमा, बैक स्लैश इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इन सब का अलग अलग काम है। जैसे बैक स्लैश एन का काम है, मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, फिर आप खुद ट्राई करना। मैं लाजमी आपको प्रेफर करूँगा, लाजमी लाजमी कि इनको एक्सप्लोर करें। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको इंशाल्लाह आराम से प्रोग्रामिंग आएगी। एक्सप्लोर किए बगैर नहीं आएगी। रोज़ाना कोडिंग किया करें, जो जो मैं लेक्चर बताता हूँ उसको घर पे एक बार खुद बाकायदा कंपाइलर पे प्रोग्राम लेके रन किया करें, इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी आपके लिए। बैक स्लैश एन क्या करता था, और ये सारे सी आउट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होते हैं क्योंकि इनका काम ही आउटपुट को प्यारा बनाना है, तो आउटपुट के लिए ये यूज़ होंगे। बैक स्लैश एन क्या करता था? बैक स्लैश एन वो लेता था न्यू लाइन। बैक स्लैश आर का भी इसी तरह कोई काम होगा। अच्छा, अगर मैं आपको अभी पर्सनली बताऊँ तो मुझे कसम से नहीं पता बैक स्लैश आर का क्या काम है या बैक स्लैश एक और बैक स्लैश बी का क्या काम है। ये आप खुद लिखना और ट्राई करना कि इसके क्या काम है। अच्छा, ये इधर लिखे हुए। बैक स्लैश ए का काम है प्रोड्यूस बीप, बीप साउंड प्रोड्यूस करता है। यानी कि अगर आप लिखोगे आई एम टीचिंग टू कंप्यूटर टू क्लास 12 और उसके बाद आप बैक स्लैश ए लगाओगे तो लिखा हुआ आएगा आई एम टीचिंग कंप्यूटर टू क्लास 12 और उसके बाद बीप की आवाज़ भी आएगी। बैक स्लैश बी क्या करता है? बैक स्लैश बी अगर आप लिखोगे ना माई नेम इज कोड एक्स बैक स्लैश बी, तो वो एक्स को मिटा देगा, यानी बैक स्पेस का काम करेगा। वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा माई नेम इज कोड, एक्स को उसने मिटा दिया होगा, बैक स्पेस का काम करता है। बैक स्लैश एन का तो आपको पता ही है, लाइन छोड़ता है। और बैक स्लैश आर देखते हैं ये क्या करता है, मूव कर्सर टू बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन। ये क्या करता है कि बैक स्लैश आर, अच्छा अभी अगर आप चाह रहे हो कि जो भी मैं लिख रहा हूँ यानी कि देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ, अच्छा मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ बैक स्लैश आर, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। मैं लिखता हूँ बैक स्लैश आर, मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या काम करेगा। ये देखें, ये देखें इसने क्या काम किया, देख रहे हैं? अब इसने क्या किया, आई एम टीचिंग कंप्यूटर टू क्लास 12, इसने ये सारी लाइन लिखवा के उसके बाद दोबारा से कर्सर को ले गया पहली जगह पे। कर्सर को क्या ले गया? पहली लाइन, यानी कि यहाँ पे अगर मैं यूँ लिखता तो इसने ये हरकत की है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसने ये हरकत की है। सबसे पहले अगर मैं आपको इस प्रोग्राम को चलने का तरीका बताऊँ ना, तो चला ये यूं ही होगा कि सबसे पहले उसने लिखा होगा माई नेम इज़ कोडेक्स, यहाँ तक मिसाल के तौर पे ये ख़त्म हो गया कि माई नेम इज़ कोडेक्स। इसने फिर कर यहाँ पे ले आया, इसने कहा फिर यहाँ से लिखना शुरू करो, तो वो उसी के ऊपर ऊपर आई एम टीचिंग कंप्यूटर टू क्लास 12 लिख गया और वो सारा इसके पीछे छुप गया और वो मिट गया। ठीक है, तो वो ओवर राइट हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आपने कोई एक पुराने मैसेज को ओवर राइट करना है न्यू मैसेज से, तो बैक स्लैश आर आप यूज़ कर सकते हो, यानी पुराने मैसेज दोबारा बिगनिंग पे चला जाएगा वो, और पुराना मैसेज जो नया मैसेज है वो लाइन के शुरू से प्रिंट होगा पुराने मैसेज को ओवर राइट करता हुआ। बैक स्लैश आर का ये काम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे और कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस हैं। बैक स्लैश आर भी हो गया। बैक स्लैश टी तो मैंने आपको बता दिया, एक टैब करता है। बैक स्लैश जो है ना, अच्छा अगर आपको आउटपुट में ही बैक स्लैश चाहिए, यानी आपको ये लिखवाना है, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको ये लिखवाना है, मिसाल के तौर पे आपको लिखवाना है कि सी आउट कराना है आपको
कि \n एक लाइन छोड़ने के लिए है, ठीक है। आपने ये आउटपुट कराना है। तो अब ये तो ज़ाहिरी बात है \n तो लिखा हुआ नहीं आएगा, वो तो ये समझेगा कि एक लाइन छोड़नी है और यहाँ से लिखा हुआ हमें दिखा देगा एक लाइन छोड़ने के लिए एक, अच्छा मैंने आइन लिखा हुआ है, लाइन कर देता हूँ। एक लाइन छोड़ने के लिए है, एक लाइन छोड़ने के लिए हमें लिखा हुआ आ जाएगा। \n तो वो समझेगा कि यार, अब हम चाहते हैं कि नहीं यार तुम ये ना समझो \n, तुम हमें \n ही प्रिंट करके दिखाओ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, बैकस्लैश के लिए डबल बैकस्लैश लगाएंगे। इससे क्या होगा कि एक बैकस्लैश प्रिंट हो जाएगी और n तो वैसे भी प्रिंट हो जाएगा। तो इससे क्या प्रिंट हो जाएगा, \n एक लाइन छोड़ने के लिए। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें \n एक लाइन छोड़ने के लिए है। यही अगर मैं ये एक स्लैश हटा दूँ ना, तो अब ये एक लाइन छोड़ देगा बिना \n को प्रिंट आउट कराए। ये देखिए, ये इसने ऊपर वाली लाइन ये छोड़ दी और नीचे वाली लाइन से इसने दिखा दी एक लाइन छोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये समझ रहा है कि ये एस्केप सीक्वेंस है। तो डबल स्लैश से क्या होता है, डबल स्लैश से क्या हुआ, डबल स्लैश से हुआ कि डबल स्लैश का मतलब है एक स्लैश प्रिंट करो और उसके आगे तो n वैसे ही हमने लिखा हुआ था n, तो यानी \n एक लाइन छोड़ने के लिए, ठीक है। डबल स्लैश का ये मतलब है। और अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट कराना है, आपने क्या प्रिंट कराना है, यही इन्वर्टेड कॉमा ही प्रिंट कराना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे सादे इन्वर्टेड कॉमा यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप ये लिख देंगे, ठीक है, तो वो तो समझेगा कि यार मेरी यहाँ तक ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गया, आगे तो है ही नहीं कुछ, ठीक है। तो ये एरर दे देगा। इसलिए आपको अगर इन्वर्टेड कॉमा प्रिंट कराना है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा \इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। कौन सा इन्वर्टेड कॉमा, समझ गए आप। ये देखें इन्वर्टेड कॉमा n में हटा देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा इससे प्रिंट होगा, यानी इन्वर्टेड कॉमा इससे प्रिंट होगा। अगर इसको मैं अभी रन करके दिखाऊँ तो एक शुरू में इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ आएगा और लिखा आएगा इससे प्रिंट होगा। ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा इससे प्रिंट होगा, ठीक हो गया। तो ये अगर इसके बगैर आप लगाएंगे, इसके बगैर मिसाल के तौर पे आपने लगा दिया, तो ये देखें वो समझ रहा है कि यही मेरा मैसेज है, यही बस। ये उसको स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा भी मिल गया, एंडिंग भी मिल गया, वो इसको मुँह ही नहीं लगा रहा क्योंकि उसको पहले ही, उससे पहले एक और इन्वर्टेड कॉमा, तो ये मसला हो जाएगा। तो इसलिए हमें \n लगाना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा के लिए को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं और कौन सा एस्केप सीक्वेंस है। अगला एस्केप सीक्वेंस है \इन्वर्ट, अच्छा ख़त्म हो गए। उसके बाद आ जाता है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग फंक्शंस। ये मैंने आपको बताए हुए हैं कि ये जो जितनी भी प्रोग्राम है, जितने भी फंक्शंस हैं, ये एस्केप सीक्वेंस की मदद से उन्होंने किए हुए हैं। तो मैं आपको चाहता हूँ कि यार ये आपको सारे आने चाहिए कि इस प्रोग्राम में क्या हुआ है। तो मैं आपको चाहता हूँ कि यार इस प्रोग्राम का आउटपुट जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। ये बहुत ही आसान प्रोग्राम है, ये मैंने आपको बताया हुआ भी है कि किस तरह होगा। तो आराम से इसका आउटपुट आप लिख सकते हैं यकीनी तौर पे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ यार आज के लिए इतना काफ़ी होगा। कल से इंशाल्लाह मैं आपको मैनिपुलेटर्स और एंड और सेट डब्ल्यू ये क्या होते हैं ये पढ़ाऊँगा। तो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।